नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे करेंगे मन की बात। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा प्रसारण। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 133वीं कड़ी। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का चुनाव प्रचार तेज। प्रधानमंत्री मोदी की आज 24 परगना और हुगली में रैली। कोलकाता में करेंगे रोड शो। प्रचार में विपक्ष ने भी झोंकी पूरी ताकत। गुजरात में आज निकाय चुनाव के लिए मतदान शुरू। 4 करोड़ से अधिक मतदाता, 9,000 से अधिक उम्मीदवारों की किस्मत का करेंगे फैसला। वॉशिंगटन डीसी के एक होटल में फायरिंग। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे मौजूद। प्रेस डिनर के दौरान हुई घटना। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। और शूटिंग जूनियर वर्ल्ड कप में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। वंशिका चौधरी और चिराग शर्मा ने लगाया स्वर्ण पदक पर निशाना। भारत तालिका में पहुंचा शीर्ष पर। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। आपको बता दें, ये बड़ी खबर आ रही है अमेरिका से, जहां वॉशिंगटन हिल्टन होटल में फायरिंग की घटना हुई है। वॉशिंगटन में प्रेस डिनर के दौरान ये फायरिंग हुई है। प्रेस डिनर में मौजूद थे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। कार्यक्रम में मौजूद लोगों में अफरा तफरी मची है। ट्रंप को घटनास्थल से एहतियातन हटाया गया है। ट्रंप को एहतियातन सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हैं। संदिग्ध हमलावर हिरासत में है। फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। सीक्रेट सर्विस ने संदिग्ध हमलावर को हिरासत में लिया है। होटल में स्पेशल टैक्टिकल टीमों ने मोर्चा संभाला है। वहीं कैबिनेट सदस्य ने प्रेस डिनर में फायरिंग की पुष्टि की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि शूटर पकड़ा गया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की कोशिश हुई है। राजधानी वॉशिंगटन डीसी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर के दौरान कथित तौर पर गोली चलने की खबर सामने आई। और इसके तुरंत बाद इस हाई प्रोफाइल इवेंट के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अचानक मंच से हटाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पर हड़कंप मचा। उसके बाद वहां से धीरे धीरे करके जो लोग हैं उनको बाहर निकालने का जो काम है वो किया गया है वहां की सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा। और काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरा इवेंट था और इसमें इस तरह के जो स्थितियाँ यहाँ पर देखी गई हैं वो काफ़ी निंदनीय हैं। और चारों तरफ से इसकी जो निंदनीय घटना हुई है उसको लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं क्या कुछ हुआ है जब ये व्हाइट हाउस में कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर के दौरान जब ये कथित तौर पर गोली चलने की खबर सामने आई और क्या कुछ हुआ, ये तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और साफ तौर पर यहाँ पर देखें तो यूएस सीक्रेट सर्विस तुरंत यहाँ पर एक्टिव हो गई और जिसके बाद जो संदिग्ध है उसको भी हिरासत में लिया गया है। जो शूटर था उसको हिरासत में लिया गया है। लगातार यहाँ पर पूछताछ की जा रही है और देखा जा रहा है उससे पूछताछ में ये भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद है कि आखिर वो कौन था, कहां से आया और उसने आखिर ऐसा क्यों किया। अधिक जानकारी के साथ अखिलेश सुमन हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अखिलेश, सबसे पहला और अहम सवाल यही है कि आखिर क्या हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है और जिस शूटर को हिरासत में लिया गया है क्या उससे अभी कोई बड़ी बात, बड़ा खुलासा निकलकर सामने आया है? अखिलेश, देखिए, अभी तक इस बात का कोई खुलासा नहीं हुआ है कि शूटर जो है वो पकड़ा गया है। इस बात की तो जानकारी खुद डोनाल्ड ट्रंप ने भी दी है। लेकिन उस शूटर का क्या मोटिवेशन था, किस कारण से उसने इस तरह की हरकत की थी। निश्चित तौर पे 5 शॉट्स जो है उन्होंने फायर किए हैं। वो जो शूटर है शॉर्ट गन बताया जाता है कि शॉर्ट गन से उसने फायर किए हैं। हालांकि किसी के हताहत होने की, किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पे ये जो एनुअल व्हाइट हाउस एनुअल कॉन्फ्रेंस
कॉन्फ्रेंस होता है, उन लोग का डिनर होता है। उस डिनर में डोनाल्ड ट्रंप कई बार नहीं जाते थे, लेकिन इस बार उन्होंने जाने का फैसला किया। ये व्हाइट हाउस के बगल में स्थित वाशिंगटन हिल्टन होटल है, उसमें ये डिनर हो रहा था। और डोनाल्ड ट्रंप, उसके अलावा जो फर्स्ट लेडी है, उसके अलावा जेडी वांस, ये सारे लोग स्टेज पे मौजूद थे और नीचे डिनर का पूरा कार्यक्रम चल रहा था। काफी कह सकते हैं कि बड़ी संख्या में कॉरेस्पोंडेंट्स मौजूद थे। और उस समय जब घटना इस तरह की शॉर्ट गन के से फायर होने की आवाज आई, तो उसके बाद अफरा तफरी मची। और स्टेज पे जो लोग थे, जो कह सकते हैं कि जो उनके जो सादे लिबास में रहते हैं सिक्योरिटी पर्सनल, सादे लिबास से सिक्योरिटी पर्सनल ने उनको इवैक्यूएट किया, डोनाल्ड ट्रंप को वहां से निकाला। और उसके अलावा जो फर्स्ट लेडी को भी वहां से निकाला, जेडी वांस को वहां से निकाला, सारे लोगों को सुरक्षित वहां से निकाल लिया गया। और उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अभी थोड़ी देर बाद ही, मतलब 30 मिनट के अंदर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित करेंगे व्हाइट हाउस के अंदर से। व्हाइट हाउस का जो प्रेस रूम है वहां से वो आयोजित करेंगे और उसमें हो सकता है कुछ जानकारी दे या कोई संदेश उनको देना हो। लेकिन निश्चित तौर पे डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से उनके ऊपर पहले भी 2 बार हमले हो चुके हैं, आपको याद होगा कि चुनाव प्रचार के दौरान उन पे 2 हमले हुए थे, जिसमें कि एक हमले में तो बाल बचे थे। और ये तीसरा है, ये सीधा उन पर है या नहीं है ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि एक बड़ी संख्या में वहां लोग मौजूद थे और उस पे हुआ है, तो किसी को टारगेट करके किया गया है, नहीं किया गया है, क्या है। लेकिन निश्चित तौर पे एक बड़ी गंभीर घटना है कि एक सिक्योरिटी ब्रीच, बहुत सारे जो वहां के कॉरेस्पोंडेंट्स हैं जो अपने अपने चैनलों से बोल रहे हैं, उनका कहना है कि सिक्योरिटी ब्रीच है, भारी सिक्योरिटी ब्रीच है। लेकिन ये निश्चित तौर पे ये सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, क्योंकि जो व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स एसोसिएशन है, उसमें जो भी कॉरेस्पोंडेंट्स हैं वो एक्रेडिटेड कॉरेस्पोंडेंट्स है, बहुत ही वेल नोन होते हैं, उनका सारी सिक्योरिटी की जांच के बाद ही होती है। लेकिन निश्चित तौर पे यह जो जहां ये हो रहा था आयोजन, डिनर स्थल था, एक सार्वजनिक स्थल था, होटल है वाशिंगटन हिल्टन, उसमें हो रहा था। तो अब होटल में किस तरह की सिक्योरिटी होती है, आमतौर पे होटल को सैनिटाइज किया जाता है ऐसे मौके पर, ऐसे आयोजन के लिए, तो उसमें किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, यह निश्चित तौर पे एक इन्वेस्टिगेशन का मामला है। लेकिन कम से कम इस तरह की बात लोगों में आ रही है कि ऐसी घटनाएं आमतौर पे नहीं होती जो वाशिंगटन डीसी के जो आयोजन होते हैं, वाशिंगटन डीसी के आयोजन अखिलेश, ये देखिए ना कि हाई प्रोफाइल डेलीगेट्स यहाँ पर मौजूद थे और खासतौर पर जब राष्ट्रपति वहां पर खुद थे डोनाल्ड ट्रंप, तो ऐसे में जो सिक्योरिटी जो वहां पर देखी जाती है वो और ज्यादा सख्त होती हुई नजर आती है। ऐसे में इस तरह की अगर चूक वहां पर नजर आ रही है तो सवाल तो कई खड़े ही कर रही है, क्या इसके इंटरनल कनेक्शंस भी हो सकते हैं, क्योंकि इतने बड़े इवेंट में इस तरह की स्थितियां होना एक आम बात नहीं है। देखिए, निश्चित तौर पे यह एक मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी होता है। इस तरह की के आयोजन में मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी होता है, जहाँ की प्रेसिडेंट हो, फर्स्ट लेडी हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, उसके अलावा जो खुफिया एजेंसियों के चीफ हो, सारे लोग मौजूद हो। तो इस तरह के इवेंट में मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी की व्यवस्था की जाती है। और इस मल्टी लेयर सिक्योरिटी में भी ब्रीच कैसे हुई, निश्चित तौर पर चिंता की बात है। पूरे अमेरिकन जो सिक्योरिटी एजेंसी है उनके लिए एक छानबीन की बात है। लेकिन देखिए, एक और भी बात है कि अमेरिका में गन रखने का अधिकार लोगों को दिया हुआ है, तो उस गन रखने के अधिकार के तहत कई बार सिर्फे लोग भी होते हैं जो दिमागी तौर पे जो असंतुलित होते हैं, किसी कारण से उनका मोटिवेशन खराब हो जाता है। लेकिन अखिलेश, सवाल ये भी आता है कि क्या इस तरह के कार्यक्रमों में भी अगर गन का लाइसेंस आपके पास है तो क्या लेकर जाया जा सकता है? क्या उसके लिए भी कोई प्रोटोकॉल है क्या इस तरह का? निश्चित तौर पे प्रोटोकॉल है। इस तरह के आयोजन में कोई व्यक्तिगत तौर पे गन लेकर नहीं जा सकता है। कोई इस तरह के आयोजन में गन लेकर जाने की अनुमति नहीं होती है। गन की जो अनुमति होती है वो व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए होती है और उसी को सुनिश्चित करने के लिए गन की अनुमति दी गई थी जब गन का हुआ था। लेकिन इस आयोजन में गन ले जाना बिल्कुल संभव नहीं था। लेकिन कैसे गन लेकर गया है आदमी, कैसे उसने किया है, हालांकि वो बॉलरूम के अंदर उन्होंने प्रवेश नहीं किया है, उसने बॉलरूम के बाहर ही फायरिंग की है जहां ये घटना हो रही थी। 5 फायरिंग की है।
तो यह नहीं कहा जा सकता कि उसके अंदर उपस्थित था, वो बाहर ही उपस्थित था, लेकिन उसका मकसद क्या था, किस तरीके से था, हो सकता है वो विक्षिप्त कोई व्यक्ति हो मानसिक रूप से। कई बार अमेरिका में ऐसी घटनाएं जो है मानसिक विक्षिप्तता में भी लोगों ने की है, बिल्कुल। स्कूलों पे हमले किए हैं, कई सार्वजनिक हम जगहों पे हमले किए हैं। तो किस तरह का मोटिवेशन था यह जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन निश्चित तौर पे एक गंभीर मसला है जहां की इतनी बड़ी संख्या में पत्रकार उपस्थित हो और इतनी बड़ी संख्या में अमेरिकी जो शासन प्रशासन के लोग उपस्थित हों, ऐसे में इस तरह का व्यक्ति कोई बहुत ही नजदीक जाकर इस तरह के हमले करे तो निश्चित तौर पे यह एक चिंता की बात है। जी निश्चित तौर पर ऐसे में सवाल अखिलेश ये भी आता है कि ट्रंप बार बार इस तरह के मतलब वो टारगेट क्यों बन रहा है? क्या इंटरनेशनल फोरम पर जो कुछ हो रहा है क्या ये भी हो सकता है? और क्योंकि अखिलेश लगातार आप इसको कवर करते रहे हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स पर आपकी अच्छी पकड़ है, आपसे समझना चाहूंगा कि जब इस तरह के कोई आयोजन होते हैं या खासतौर पर जो अभी जो छवि ट्रंप की बनी हुई है, तो क्या इससे भी अभी जुड़ा हुआ जो स्थितियां हैं क्या वो किसी और इशारा कर रही हैं कि इंटरनेशनल फोरम पर जो कुछ हो रहा है क्या उसका इससे भी कनेक्शन हो सकता है? क्या इंटरनल अगर कुछ इनपुट हो आपके पास? देखिए निश्चित तौर पे अभी इसकी जांच चलेगी और इसकी जांच से पता चलेगा कि वो जो व्यक्ति जिसने गोली चलाई है उसका मोटिवेशन क्या था। लेकिन निश्चित तौर पे देखिए जैसा कि मैं कह रहा था कि लगातार विक्षिप्तता की स्थिति में अमेरिका में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो विक्षिप्तता की स्थिति में, मानसिक संतुलन खोने की स्थिति में या कई तरह के ऐसे मोटिवेशन होते हैं कि किसी बात से वो नाराज हो, व्यक्तिगत तौर पर भी नाराजगी में वो इस तरह के गुस्से का इजहार करते हैं। और निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जो अभी पूरी दुनिया में चल रहा है, खास करके ईरान के साथ जो अमेरिका का युद्ध चल रहा है, अभी तो हालांकि युद्ध विराम है, लेकिन ऐसी स्थिति में भी हो सकता है कि कोई इस तरीके का विक्षिप्त व्यक्ति हो जो अपने तरीके से इस मसले से प्रभावित महसूस कर रहा और उसने इस तरह का की घटना को अंजाम दिया। इससे पूरी तरह ठीक है अखिलेश, आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पर। एएनआई की रिपोर्टर वहां पर मौके पर मौजूद थी उस घटना स्थल पर, तो आइए सुनते हैं वो क्या कुछ कह रही है और क्या आप बीती जो वहां पर देखी है, जो उनकी आंखों देखी है, वो क्या कुछ कह रही है। एएनआई के इस रिपोर्टर को आपको सुनाते हैं, सुनिए। Washington. What I witnessed firsthand was a loud sound first, and within seconds I saw the servers rushing in with their trays and trying to see a secure place to keep themselves safe. And the entire table took cover under the table, and we were all on the ground. What I witnessed on the stage was, security agents on the stage with long guns. It was probably the SWAT team that was here. And of course, POTUS was ushered out. And then one by one, all his cabinet members, including Scott Bessent, Kash Patel, Pete Hegseth, Whitcock, they were all ushered out and taken to a secure place. तो सुना आपने एएनआई के इस रिपोर्टर को जो साफ तौर पर कह रही है किस तरह का दहशत का माहौल था, लेकिन वहां पर लोगों को अंडरग्राउंड किस तरह से किया गया और किस तरह से वहां पर जो स्पेस है उसको बनाया गया जिससे वहां से डोनाल्ड ट्रंप को निकाला गया। ये सारी जानकारी देती हुई नजर आ रही है। अखिलेश, साफ तौर पर जिस तरह से वो बता रही है कि वहां पर किस तरह से दहशत का माहौल था और उसके बाद किस तरह से वहां पर चीजों को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की गई और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को वहां से निकाला गया, ये साफ तौर पर बड़ी चूक तो दर्शाता ही है। इसके आगे जांच भी हो रही है, लेकिन इन सब पूरे इस प्रोस्पेक्टस को समझने की कोशिश करें तो इस तरह का बड़ा आयोजन, वहां पर इस तरह से बड़ी चूक और उसके बाद बड़ी जिम्मेदारी जो साफ तौर पर अब तय होगी उन अधिकारियों के ऊपर, वहां के लोगों के ऊपर और वहां पे जो सुरक्षा एजेंसियां थी उनके ऊपर कि आखिर ये सब कुछ हुआ क्यों। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो सवाल यही आता है कि आखिर इन सब के पीछे क्या कुछ हो सकता है, अब आने वाली दिशा क्या होने वाली है, क्योंकि ये साफ तौर पर बहुत बड़ी सेंध लगाता हुआ नजर आया है। अखिलेश, हाँ देखिए निश्चित तौर पे वहाँ एक तो प्राइवेट सिक्योरिटी भी होटल वालों की रही होगी जिनका कि अपना स्टाफ होता है, वो बेसिक सैनिटाइजेशन वो खुद भी करते हैं। और उसके अलावा जो अमेरिकी सिक्योरिटी एजेंसी है जिसको कि माना जाता है दुनिया की सबसे मजबूत और सबसे कह सकते हैं कि सतर्क सिक्योरिटी एजेंसी है, वो उन दोनों की भी पूरी जिम्मेदारी बनती है, उन दोनों की भी का भी रोल बनता है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के पहले इस तरह के आयोजन के
शुरू होने के पहले सारे तरह के सैनिटाइजेशन किए जाएं। बड़ी संख्या में पत्रकार मौजूद है। पत्रकारों का सैनिटाइजेशन एक तो वो एक्रेडिटेड होते हैं, उनका भी एक निश्चित तौर पे एक सिक्योरिटी जांच बहुत पुख्ता होता है, उसके बाद ही कोई एक्रेडिटेशन पाता है व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट के रूप में, तो निश्चित तौर पे उनका एक सैनिटाइजेशन होगा। लेकिन जो आने जाने वाले रास्ते हैं, जो प्रवेश करने वाले रास्ते हैं, वहाँ का जो रसोई घर है, इन सारी जगहों पे, जो रिसेप्शन है, इन सारी जगहों पे सैनिटाइजेशन किया जाना होता है। और इस सैनिटाइजेशन के बावजूद किस तरह से वो बॉल रूम के बाहर वो आदमी पहुंच गया और कैसे उसने सिक्योरिटी को धाता बताया, ये निश्चित तौर पे एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है। उसने क्या कपड़े पहन रहे थे, कहीं तो उसने पुलिस की वर्दी में, कहीं वो फेक आइडेंटिटी कार्ड लेकर तो नहीं घूम रहा था, जिसकी वजह से सिक्योरिटी एजेंसी ने उसको वहां पे नजदीक जाने की इजाजत दी। तो ये सारी चीजें जो है इन्वेस्टिगेशन के दौरान आएगी। निश्चित तौर पर इन्वेस्टिगेशन के बाद अखिलेश साफ हो जाएगा कि क्या कुछ उसमें और जो बड़े जो इनपुट्स हैं वो निकलकर सामने आते हैं, क्या बड़े खुलासे होते हैं। लगातार इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए अखिलेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 133वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क्स पर किया जाएगा और इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। आकाशवाणी के द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। और आइए आगे बढ़ते हैं, अब खबरें चुनावी राज्यों से जुड़ी हुई देखते हैं। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के लिए राजनीतिक पार्टियों ने ताकत झोंक रखी है। प्रधानमंत्री मोदी आज पश्चिम बंगाल में रहेंगे। मिशन बंगाल को धार देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी आज एक के बाद एक 3 बड़े कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, जिसकी शुरुआत दोपहर में 24 परगना के बनगांव से होगी और यहां विजय संकल्प सभा को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री दोपहर 3 बजे हुगली के आराम बाग पहुंचेंगे। आराम बाग में दूसरी विजय संकल्प सभा के जरिए प्रधानमंत्री मोदी विरोधियों पर निशाना साधेंगे। दिन भर की रैलियों के बाद शाम करीब 5 बजे राजधानी कोलकाता में प्रधानमंत्री एक भव्य रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मथुआ, ठाकुर मंदिर और थनथानिया काली बाड़ी में दर्शन पूजन भी करेंगे। और आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नदिया जिले के तेहट्टा में दोपहर 3 बजे हरिचंद गुरुचंद स्टेडियम में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद शाह शाम 4 बजे राणा घाट दक्षिण में दूसरी रैली करेंगे और शाम 7 बजे उत्तर 24 परगना के बारासात में एक भव्य रोड शो के जरिए हुंकार भरेंगे। और वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भी आज एक्शन मोड में हैं। जेपी नड्डा दोपहर 3 बजे बेहतर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में अपना पहला रोड शो करेंगे, जिसके बाद शाम 6 बजे बेहला पश्चिम में एक और मेगा रोड शो के जरिए जन समर्थन जुटाएंगे। और वहीं एक तरफ तो बीजेपी धुआंधार रैलियां कर रही है, तो दूसरी तरफ सत्ताधारी टीएमसी और कांग्रेस ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद कमान संभालते हुए डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं। वहीं अभिषेक बनर्जी रैलियों के जरिए विरोधियों पर बरस रहे हैं। और वहीं इस बीच टीएमसी को बड़ा समर्थन देने कल रात करीब 9 बजे अरविंद केजरीवाल कोलकाता पहुंचे। केजरीवाल आज बालीगंज से प्रत्याशी शोभन देव चट्टोपाध्याय के समर्थन में गुरु रविदास पार्क के पास एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर में चुनाव प्रचार के दौरान शनिवार को राजनीतिक माहौल गर्मा गया। दोपहर में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी की रैली के दौरान तृणमूल के जुलूस पर तेज आवाज में माइक बजाकर प्रचार में बाधा डालने का आरोप लगा। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि उन्हें भवानीपुर थाना क्षेत्र में प्रचार की अनुमति थी, लेकिन उनके रास्ते में जानबूझकर शोर किया गया। वहीं शाम को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सभा में भी विवाद देखने को मिला। आरोप है कि सभा स्थल के पास भाजपा द्वारा माइक से प्रचार किया गया, जिससे नाराज होकर ममता बनर्जी बिना भाषण दिए ही मंच से उतर गईं। भवानीपुर में इस तरह की घटनाएं पहले कम ही देखने को मिली हैं। पहले चरण के चुनाव के बाद भाजपा के आक्रामक रुख और तृणमूल के जवाबी तेवर से मुकाबला अब और तीखा हो गया है।
पश्चिम बंगाल दूसरा चरण मतदान। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण के लिए व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए राज्य में पहली बार ड्रोन कैमरों का उपयोग किया जा रहा है। सुरक्षा के लिहाज से केंद्रीय बलों की 2321 कंपनियां तैनात की गई हैं। चुनाव के लिए 142 सामान्य पर्यवेक्षक, 95 पुलिस पर्यवेक्षक और 100 व्यय पर्यवेक्षक भी तैनात किए जा रहे हैं। कोलकाता में सुरक्षा बलों की सबसे अधिक 273 कंपनियां तैनात की गई हैं। चप्पे चप्पे पर केंद्रीय बलों पर पहरा है ताकि मतदाता बिना किसी डर के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। और चुनाव से जुड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। और आइए बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में आज 15 नगर निगमों समेत विभिन्न स्थानीय निकाय चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ जो शाम 6 बजे तक चलेगा। इस दौरान 4.18 करोड़ से अधिक मतदाता 9,992 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। वोटों की गिनती 28 अप्रैल को की जाएगी। इस चुनाव में भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच बहुकोणीय मुकाबला है, जबकि AIMIM भी चुनावी मैदान में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। शांतिपूर्ण मतदान के लिए राज्य भर में 29,000 मतदान भवनों पर 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस चुनाव को लोकतंत्र का पवित्र उत्सव बताते हुए 100% मतदान की अपील की है। विशेष रूप से 9 नवगठित नगर निगमों में पहली बार मताधिकार का प्रयोग किया जाएगा। ये चुनाव 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले मतदाताओं की मनोदशा को भांपने का एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है। और पश्चिमी अफ्रीकी देश माली की राजधानी बमाको समेत देश के कई हिस्सों में बड़े आतंकी हमले की खबर है। सरकारी प्रवक्ता जनरल इस्सा उस्मान कौलीबली ने बताया है कि हथियारबंद गुटों ने बमाको, काटी, सेवारे, गाओ और केदाल जैसे महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए जटिल और सुनियोजित हमले किए हैं। इन हमलों में सैनिकों और आम नागरिकों सहित कुल 16 लोग घायल हुए हैं। हालांकि माली की सेना ने त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करते हुए इन हमलों को न केवल नाकाम कर दिया, बल्कि जवाबी कार्रवाई में सैकड़ों आतंकियों को मार गिराने का दावा भी किया है। अल-कायदा से जुड़े आतंकी संगठन जमात नुसरत अल इस्लाम वल मुस्लिमीन यानी JNIM ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। माली सरकार ने इस कायराना हमले की कड़ी निंदा की है और हमलावरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। फिलहाल पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जारी है। वहीं बमाको स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। दूतावास ने वहां रह रहे सभी भारतीयों से अत्यधिक सतर्क रहने और घर के अंदर रहने का आग्रह किया है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। भारतीय दूतावास लगातार माली के अधिकारियों के संपर्क में है और स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए है। और वहीं कोलंबिया के कासिबियो इलाके में एक भीषण बस धमाका हुआ है, जिसमें 13 मासूम लोगों की जान जाने की पुष्टि हुई है, जबकि 17 अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन और बचाव दल मौके पर राहत कार्यों में जुटे हुए हैं और घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। कोलंबियाई सशस्त्र बलों के कमांडर जनरल ह्यूगो लोपेज ने इस कायराना हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए इसे एक सोची समझी आतंकी कार्रवाई करार दिया है। इस विस्फोट के पीछे एक कुख्यात आतंकी एवान मोरिस्को और जेमे मार्टिनेज नामक गुट से जुड़े नेटवर्क का हाथ होने की आशंका जताई गई है। गौरतलब है कि ये दोनों ही समूह उन विद्रोही गुटों के अवशेष हैं जिन्होंने साल 2016 में सरकार के साथ हुए ऐतिहासिक शांति समझौते को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में भारतीय निशानेबाजों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। भारत की वंशिका चौधरी और चिराग शर्मा ने मिस्र के काहिरा में हो रहे टूर्नामेंट के 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट जीतकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। ये टूर्नामेंट में भारत का 5वां गोल्ड मेडल है। और वहीं भारतीय टीम टूर्नामेंट में
मेडल टैली में पहले स्थान पर बनी हुई है। वहीं प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे मोहिनी सिंह और हिमांशु राणा की दूसरी भारतीय जोड़ी ने 4 टीमों के फाइनल में ब्रॉन्ज मेडल जीता। आईपीएल की बात करें तो आईपीएल में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। दिन का पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा। चेन्नई सुपर किंग्स इस मुकाबले में लगातार 3 जीत के साथ उतर रही है, जबकि टेबल में 7वें स्थान पर मौजूद गुजरात टाइटंस को पिछले मैच में आरसीबी के हाथों हार झेलनी पड़ी थी। ऐसे में गुजरात की कोशिश जीत की पटरी पर लौटने की होगी। और वहीं आज के दूसरे मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच बेहद अहम मुकाबला खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 पर खेला जाएगा। अंक तालिका में नीचे से पहले और दूसरे स्थान पर मौजूद दोनों टीमों के लिए ये मैच काफ़ी महत्वपूर्ण है। घरेलू मैदान पर इस सीज़न में एलएसजी का प्रदर्शन खराब रहा है। ऐसे में लखनऊ की नज़र अपनी गलतियों में सुधार के साथ जीत पर होगी। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।